सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलामुअलैकुम लगारी साहब। वालेकुम सलाम। नाजरीन, कल साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि नवाज शरीफ को जेल भेजने वाले जज अरशद मलिक किसी दबाव का शिकार थे और उसी दबाव के तहत उन्होंने ये फैसला जारी किया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जज अरशद मलिक की एक लीगी कारकुन नासिर भट्ट के साथ एक वीडियो क्लिप भी जारी किया जिसमें जज किसी नामालूम अफराद की तरफ से दबाव का जिक्र कर रहे थे। दूसरी जानिब हमने देखा कि एहतसाब अदालत के जो जज हैं अरशद मलिक साहब, उन्होंने एक प्रेस रिलीज उनकी जानिब से जारी किया गया जिसमें उन्होंने मरियम नवाज के तमाम तर जो इल्जामात हैं उन्हें हकायक के बरक्स और मफरूजी करार दिया। उन्होंने कहा कि ये मन घड़त है और उनकी साख को मुतासिर करने की एक साजिश है। इस हवाले से हमने देखा कि वज़ीर आज़म की जो मुआविन ख़ुसूसी हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उन्होंने भी कहा कि इस वीडियो का फोरेंसिक करवाया जाएगा। लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ एंकर्स की जानिब से, तज्ज़ियाकारों की जानिब से मुख्तलिफ तज्ज़िये पेश किए जा रहे हैं। इस हवाले से आपको एक क्लिप दिखाते हैं, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। साबिर शाकिर साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। लगारी साहब, मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वीडियो दिखाई गई है उसके हकीकी या गैर हकीकी होने के बारे में आपकी क्या राय है? देखें, ये सारी बातें उस वक्त मंजर आम पर आएंगी जब इनकी फोरेंसिक ऑडिट होगा, जब इसकी पूरे का पूरा एक रिपोर्ट बनेगी और पता चलेगा कि ये हकीकी है या हकीकी नहीं है। हकीकी होने या इसकी फुटेज के हकीकी होने की तरफ इशारे मौजूद हैं और गुफ्तगू के बारे में कोई ख़ास बात वाज़े नहीं है। ये सारी चीज़ें उस वक्त हो सकती हैं जब कोई एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा उसकी बाकायदा वो करे, तहकीकात करे और उसकी फोरेंसिक ऑडिट हो। और ये अगर मुतमईन करना हो सोसाइटी को या जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उनके मुतमईन करने के लिए आप बैनुल-अक़वामी मदद भी ले सकते हैं और आप इसका पहले फोरेंसिक इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, फिर जाकर पता चलेगा। लेकिन लगारी साहब, इस वीडियो को दिखाने का मकसद क्या हो सकता है और क्या वो मकासद पूरे हो जाएंगे अब? मेरा ख्याल है कि ये फाउल प्ले हुआ है। अच्छा। मुझे अफसोस होता है इस बात का। ये तो वीडियो बनाई गई और फिर उसकी ऑडियो भी बनाई गई, लेकिन इस तरह की एक ऑडियो जो है वो इससे पहले मंजर आम पर आई थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो थे वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे। उस वक्त ये चीज़ सब जब मंजर आम पर आई थी और दो जज साहिबान थे, जस्टिस राशिद अज़ीज़ और जस्टिस क़य्यूम मलिक, इनकी गुफ्तगू मंजर आम पर आई थी कि किस तरह से शहबाज शरीफ और किस तरह से जो है सैफ उर रहमान उनको डिक्टेशन दे रहे हैं, उनको बात कर रहे हैं। जब ये चीज़ें सामने आ गई, रिकॉर्ड हो गई, रिकॉर्ड होने के बाद वकीलों ने ये नहीं किया, बेनज़ीर भुट्टो ने ये नहीं किया, आसिफ अली जरदारी के वकीलों ने भी ये नहीं किया, किसी ने नहीं किया कि जनाब वो जाते प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते, मीडिया को बुलाते और कहते कि जनाब देखें ये चीज़ें हैं और आ जाएं और बैठकर जो है आप हमारी गुफ्तगू सुने और ये देखें ये क्या गुफ्तगू हो रही है। बिल्कुल। वो सीधे कोर्ट में गए और जाकर उन्होंने कोर्ट में जाकर पेश किया। उन्होंने कहा जनाब ये एडिशनल एविडेंस है, हमारे पास आ गया है, अब आप इसको देख लें, इसको एग्जामिन करें और उसके मुताबिक फैसला करें। उसका नतीजा क्या निकला कि जस्टिस राशिद अज़ीज़ को और जस्टिस क़य्यूम मलिक साहब को रिज़ाइन करना पड़ा। उनको अपने मनसब से उनको हटाया गया और कहा गया कि जनाब वो इस मनसब पर नहीं रह सकते। अगर यही सूरत हाल होती, ये बजाय इसके कि मीडिया को बुलाया जाता और मीडिया के सामने ये गुफ्तगू होती, उससे ज़्यादा बेहतर था कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाते और उनसे ये कहते, हाई कोर्ट से ये कहते कि जनाब हमारे पास इस केस के सिलसिले में एडिशनल एविडेंस आ गया है, ज़रा इसको एग्जामिन कर लिया जाए। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग कोई उंगली नहीं उठा सकती। बिल्कुल। मोहतरमा मरियम नवाज कोई उंगली नहीं उठा सकती और कोर्ट किसी भी कोर्ट पर उंगली उठाना मैं वाजिब भी नहीं समझता। हमारे पास कोई और पनाहगाह नहीं, तो हमारे पास अदालतें हैं और ये अदालत जो है ये रिलीफ दे चुकी है, इनकी सज़ाएं मुअत्तल कर चुकी है और इनको जेलों से घरों की तरफ ले आ चुकी है और ज़मानत पर हैं और मोहतरमा मरियम नवाज ज़मानत पर हैं। वो उसी कोर्ट में जाती हैं और ये एविडेंस लेकर जाती हैं कि जनाब ये ज़्यादती हुई है हमारे साथ, ये देखें ये जज साहब ये कह रहे हैं।
तो उसका उनके टारगेट्स पूरे हो सकते थे। अब ये एक मुतनाज़ा मामला हो गया है, इस पर पब्लिक बहस हो गई है, सियासी इस पर बहस भी हुई है। मैं ये नहीं कहता कि जनाब इससे सियासी स्कोरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इसका सियासी फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन बहरहाल जब एक लाउड स्पीकर मौजूद हो, जब माइक खुले हुए हों, तो जब आप बात कर सकते हैं तो फिर दूसरे भी बात कर सकते हैं। जब मरियम नवाज साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं तो फिर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। जब वो एक इल्ज़ाम लगा सकते हैं तो जवाबन इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं और पहले इल्ज़ाम की सफाई भी कर सकती हैं, फिर दूसरे लोग भी बात कर सकते हैं। आज़ाद मीडिया भी बात कर सकता है और वो भी बात कर सकते हैं जो जिसको आप कहते हैं कि जनाब ये जो है एजेंडा वो है मीडिया है, वो भी बात कर सकता है, और वो जो नॉन एजेंडा है वो भी बात कर सकता है। इसके चीज़ें जब खुल जाती हैं तो ये पब्लिक डोमेन में चली जाती है। आपने कोर्ट की डोमेन में जाने से पहले पब्लिक डोमेन में जाना मुनासिब समझा, जो कतन गैर मुनासिब था और ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इससे शायद वो मकासद हासिल करने में उस तरह कोई कामयाबी हासिल ना हो सके। सही। अच्छा, लेकिन लगारी साहब, क्या इस वीडियो की रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, ट्रांसक्रिप्शन और ऑडियो वीडियो जो एडजस्टमेंट है, इसमें किसी मीडिया हाउस का हाथ हो सकता है, जिस तरह से साबिर शाकिर साहब भी कह रहे थे और फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी कहा? मेरे ख्याल में इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ये फैसिलिटी, ये कैपेबिलिटी, ये सारा कुछ ट्रांसक्रिप्शन जिस तरह से ट्रांसक्राइब किया गया और वो ये कि हिंदको में ट्रांसक्राइब किया गया, फिर उसका उर्दू तर्जुमा मौजूद नहीं था, वर्बटम उनको लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है उसका जो गुफ्तगू सुनाई जा रही है उस गुफ्तगू का एक जो है लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा वो नहीं, ट्रांसक्रिप्शन उसका उसमें हिंदको में वो दिखाया जा रहा है। उर्दू में इसकी वजाहत जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज़ करती हैं। तो अब ये कि ये कैसे बना, फिर उसके बाद इसकी एडिटिंग कैसी हुई, फिर इसके जो ऑडियो और वीडियो की एडजस्टमेंट है वो कैसी हुई, और उसके अंदर जो हम तो कहते हैं ना कि ऑडियो सिंक कर रही है, वो इस तरह की सूरत हाल कैसे वो किया गया, कि एडजस्ट किया गया, ये सारी कुछ अगर कोई सलाहियत है और अगर कहीं हुई है तो इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन लगारी साहब, क्या वाकई जज अरशद मलिक साहब को ऑफर्स की गई होंगी, जिस तरह से साबिर शाकिर साहब कह रहे थे कि उन्हें बहुत पेशकशें की गई? मेरे ख्याल में कि पेशकशों के बारे में मैं नहीं कर सकता। मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा है, मेरे सामने है, 4 बातें जो हैं उसके सामने आती हैं। मैं चाहता हूं कि वो मैं आपके सामने पेश कर दूं। एक तो कहा गया है कि मज़कूरा वीडियोज़ में दिखाया गया किरदार नासिर भट्ट का ताल्लुक भी इसी शहर से है और मेरी उनसे पुरानी शनासाई है। तो इससे एक बात डिनाई होती है कि जो मोहतरमा मरियम नवाज़ कहती हैं कि उनको उनके घर का एड्रेस मालूम नहीं था। अगर जज साहब की और नासिर भट्ट की देरीना शनासाई है तो, और वो जज साहब भी इसको एडमिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इशू नहीं है कि उनके घर को वो नहीं जानते थे। शायद ये उनकी तरफ से एक फाउल था जो मोहतरमा मरियम नवाज़ की तरफ से था। और दूसरी बात वो कहते हैं नासिर भट्ट और उसका भाई अब्दुल्ला भट्ट अरसा दराज से मुख्तलिफ औकात में मुझसे बेशुमार मरतबा मिल चुके हैं। तो एक जज साहब से, वकील से तो मिल सकते हैं, वकील से तो मिल सकते हैं, इसलिए कि अच्छा उनका एक तारुफ ये भी है कि उनके ऊपर कत्ल के, इक़दाम कत्ल के, जिना के, दीगर जराइम के संगीन किस्म के केसेस हैं उनके ऊपर या रहे हैं। अच्छा। तो एक ऐसे आदमी का वकील से मिलना तो समझ में आता है, लेकिन जज साहब कह रहे हैं कि वो मिलते रहे हैं या उनसे उनका शनासाई भी है और वो उनसे एक से नहीं बेशुमार मरतबा मिले हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि जज साहब से वो कैसे मिल सकते हैं। बिल्कुल। और एक बात और हुई है, ठीक, मरियम सफदर साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई जाने वाली वीडियोज़ न सिर्फ हक़ाइक़ के बरक्स हैं बल्कि उनमें मुख्तलिफ मवाक़े और मौज़ूआत पर की जाने वाली गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर सियाक़ व सबाक़ से हट कर पेश करने की मज़मूम कोशिश की गई है। ये डिनाइल भी है, बिल्कुल, एडमिशन भी है। डिनाइल ये है कि हक़ाइक़ के बरक्स हैं, और एडमिशन ये है कि हाँ ये जो गुफ्तगू है ये हुई है और उसको तोड़ मरोड़ का पेश किया गया है। अब इसका विजुअल का और गुफ्तगू का एडमिशन है। अब इसकी फ्रांसिक जो है आप उस पर जब तहकीकात करेंगे तभी बात सामने आ सकेगी कि ये जो है गुफ्तगू वो हक़ाइक़ की ऐसे ही है जैसी गुफ्तगू की गई है या इसमें तोड़ मरोड़ किया गया, लेकिन ये एडमिशन मौजूद है कि ऐसी गुफ्तगू हुई है इस टाइप की। बिल्कुल। एक बात और है, मुझे इसको ज़रा इसकी वजाहत, जो आपने सवाल पूछा था कि मुकदमात की समाअत के दौरान
मुझे उनके नुमाइंदों की तरफ से बारहा न सिर्फ रिश्वत की पेशकश की गई बल्कि ताउन न करने की सूरत में संगीन नतायज की धमकियां भी दी गई। तो ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में जज साहब ने मेरे ख्याल में उनको जो है वो करना चाहिए था, अपनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन्फॉर्म करना चाहिए था। जिसकी वो रिपोर्टिंग अथॉरिटी में आते हैं या जिनके वो डोमेन में आते हैं, उनको ज़रूर आगाह करना चाहिए था कि मुझे धमकियां मिल रही हैं और मुझे पेशकशें हो रही हैं। इस बात को ज़रूर कहना चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरह से सर आपने भी बात की कि पड़ेगा कि ऑडियो वीडियो जो लीक हुई है इसमें कितनी एडिटिंग है और क्या क्या तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मुल्क के एक नामवर एंकर भी ये कह रहे हैं कि अगर इस वीडियो के हसास हिस्से सामने आ जाएं तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो मजीद क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। आपको बताते चलें कि इस हवाले से मुल्क के मुख्तलिफ जो एंकर्स हैं, मुख्तलिफ तज्जियाकारों की जानिब से बारहा ये बातें सामने आ रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने भी जिस तरह कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि अभी तो मैं बहुत कम चीज़ें हैं जो मंजर आम पर लाई हूँ, उसके बाद भी अगर नवाज शरीफ साहब को जेल से बाहर नहीं निकाला जाता तो फिर मजीद जो सबूत हैं वो मैं मंजर आम पर लाऊंगी और बहुत सारे ऐसे नाम हैं वो भी सामने आ सकते हैं। लगारी साहब, जिस तरह से ये बातें हो रही हैं, चौधरी गुलाम हुसैन की अगर आपने बात सुनी हो इस क्लिप में, वो भी कह रहे थे कि कुछ इंकशाफात मैं करने जा रहा हूँ। उनके इंकशाफात क्या थे? नहीं, उनके कोई इंकशाफात उनके थे नहीं और उन्होंने तरदीद की है। उन्होंने इस बात की तरदीद की कि जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि जनाब उनको कोई फिल्म दिखाई गई और प्रेशराइज़ किया गया और दबाव डाला गया, वो उन्होंने बस जोश में आकर वो उसकी तरदीद की है। उसकी तरदीद करने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि जज साहब की तो अभी ये तय होना बाकी है ना कि ये जो वीडियो ऑडियो दिखाई गई है असली है या नहीं है। अभी तो इसको तय होना बाकी है। बिल्कुल सर। अब जो जिस क्लिप की मैं जिक्र करी थी, मुल्क के एक मशहूर नामवर एंकर, वो क्या कह रहे हैं वो क्लिप आपको दिखाते हैं। हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि इस वीडियो के ज़्यादा हसास हिस्से सामने नहीं लाए गए। लगारी साहब, अगर वो वाले हसास हिस्से भी सामने आ जाएं तो फिर क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं है। मैं ये अर्ज करता हूँ कि फोरम नहीं है ना। आप क्या करेंगे? मीडिया पर ले आएंगे, आप यूट्यूब पर चलाएंगे, आप पब्लिक के पास ले आएंगे। आपने अपना असल फोरम क्यों छोड़ा है? आपकी अपील जो है इस वक्त किसी पब्लिक कोर्ट में नहीं है, आप किसी ज्यूरी के सामने नहीं है जिसके 600 अरकान फैसला करेंगे सुकरात की तरह। ना आप सुकरात हैं, ये ऐसी सूरत हाल नहीं है। आपका एक मामला जो है वो एक सुपीरियर जुडिशरी में है, आपका हाई कोर्ट में मामला है। आपके पास जितने भी एविडेंसेस हैं आप जाकर उस कोर्ट के अंदर पेश करें। उससे बाहर अगर आप पेश करते हैं तो मशकूक मुतनाज़े हो जाएंगे। और ये सारी की सारी चीज़ें, इस बात को आप कौन से ज़राए से साबित करेंगे कि एडिटेड वर्जन जो है ये ठीक है, या जो जिस तरह से इसको जोड़ कर काटा गया, काट कर जोड़ा गया है, क्या इस बात को इस तरह से तस्लीम कर लिया जाएगा? ये इस तरह का काम जब होता है तो आप जब असल चीज़ बनाकर जाकर पेश करते हैं, जितनी वो लंबी वो गुफ्तगू है और जितनी उसका ट्रांसक्रिप्शन है वो हमने सब देखा है, लेकिन इसका साबित होना ये तो फ्रांसिक रिपोर्ट के बाद ही जाकर तैयार होगा। क्या जो हिस्से काटे गए हैं वो सारे के सारे हिस्से उसी तरह से उनके पास मौजूद हैं? क्या आपने मास्टर कॉपी को ग्रेब किया है, फिर उसके अंदर आप साबित करेंगे कि इसको काटा नहीं गया है, इसके हिस्से बखरे नहीं किए गए हैं, हिस्से बखरे करके यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ शामिल नहीं की गई है? भाई आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आप ये इंफॉर्मेशन जाकर कोर्ट में शेयर करते ना। अब वो फोरम मौजूद था, अब आपके पास अगर उसमें जाकर पेश करते तो फिर आपके पास ये जवाब मौजूद होता कि जनाब हम कोर्ट में गए हैं, हमने कोर्ट में जाकर अपना एक पेश किया है एविडेंस, वो हमारी एविडेंस ये है। फिर जाकर आप अगर मीडिया में भी पेश करते तो फिर आपके पास एक जवाब मौजूद होता कि आप कोर्ट में पेश कर चुके हैं। अब आपने दोबारा भी इसी तरह से पब्लिक फोरम पर आने का इंडिया दिया है, तो आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि आप प्रॉपर फोरम पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन लगारी साहब, अब जब जज अरशद मलिक साहब की तरफ से वजाहती बयान जारी हो गया है तो उसके इस सूरत हाल पे क्या असरात पड़ सकते हैं? मेरे ख्याल में जज साहब को वजाहती बयान जारी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, जज साहब को यही जो स्टेटमेंट इनका जारी हुआ है, इसी स्टेटमेंट के साथ उन्हें जाकर हाई कोर्ट में पेश होना चाहिए था, इसलिए कि वो उसकी डोमेन में आते हैं। यानी प्रेस रिलीज जारी करने की बजाय आप जाते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उनसे जाकर कहते, या जो भी आपकी जिसकी आप रिपोर्टिंग अथॉरिटी में हैं, आप उनके पास जाते और उनसे कहते कि जनाब ये जो है मेरे बारे में जो कुछ कहा गया है उसके बारे में मेरा नुक्ता नज़र ये है, और जाकर पेश करते। इट वाज सफिशिएंट। आगे जाकर कोर्ट करती
اور یہ خبر جو اس طرح سے چلائی گئی ہے اور جو چلی ہے اور ہم نے بھی اس کو دکھایا ہے اور تمام میڈیا اس کو دکھا رہا ہے اور دن بھر سے دکھائی جا رہی ہے کہ جناب جج صاحب نے وضاحتی بیان جاری کیا ہے. وضاحتی بیان جاری کرنا ججز کا منصب نہیں ہے. یہی وضاحتی بیان اگر آنریبل ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں یا اس طرح کے عدالتی فورم میں جا کر پیش کی جاتی تو پھر آپ اس کو میڈیا کو جاری کر دیتے کہ جناب یہ بیان جو ہے جج صاحب نے اپنی رپورٹنگ اتھارٹی کو پیش کر دیا ہے اور وہی کا وہی کنٹینٹ ہوتا جو آپ پیش کرنا چاہتے تھے. اس کنٹینٹ کو اگر اس ذریعے سے آتا تو وہ نہیں زیادہ اچھا نہیں وہی اچھا ہوتا. اس لیے کہ جج کو کبھی بھی بیان بازی, یہ پہلا واقعہ ہے میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کا کہ کسی جج نے اپنے فیصلے کی دفاع میں کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہو. جج اپنے فیصلوں کے دفاع کے لیے اگر اسٹیٹمنٹ جاری کرنے پڑ جائیں تو پھر تمام ججز کو اس طرح کے بہت سے اسٹیٹمنٹ جاری کریں. فیصلوں کا دفاع نہیں ہے تو الزامات کا دفاع نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الزامات کا دفاع بھی آپ اپنے پراپر فورم پر کریں گے. اچھا اگر اس طرح کا اگر کوئی کسی پر الزام لگتا ہے تو پبلک فورم پر کیسے, یہ پبلک کی چیز ہی نہیں تھی. آپ کا فیصلہ پبلک ڈومین اس وقت بنتا جب آپ کا فائنل ورڈکٹ آ جاتا, تب بھی اس پر بات ہوتی. لیکن ابھی تو یہ ہائی کورٹ میں اپیل میں ہے, آپ بھی اپنا معاملہ اپیل میں لے جاتے ہیں, ہائی کورٹ میں لے جاتے ہیں. بالکل. اگلے کلپ کے جانب ناظرین بڑھیں گے. ملک کے ایک نام نے خان صاحب کے اقتدار میں آنے کے ایک ہفتے کے بعد کہا تھا کہ اپوزیشن اب جیل میں جاتی نظر آ رہی ہے, لیکن اب وہ اپنے اس بیان پر تھوڑا سا پچھتا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو سنواتے ہیں. گفتگو آپ نے سنی. لغاری صاحب, یہ ٹی وی اینکرز کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ نئی حکومت کے آنے کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ بہت سے اینکرز ہوتے ہیں اور ان کے ہم نام شریک بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کی پیشین گویاں کرتے رہتے ہیں کہ جناب گرفتاریاں ہونے والی ہیں اور لوگوں کو پکڑا جانے والا ہے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ تو اپنا ایک شاید وزڈم بتا رہے ہوتے ہیں یا اپنی دانش بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ادارے ہوتے ہیں ان کی کریڈیبلٹی کو یہ کویسچن کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب دیکھیں وہ باتیں پہلے ان کے پاس پہنچ گئیں, پھر ہمارے پاس آئی ہیں, پھر گرفتاریاں ہوئی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں کہ جناب میڈیا اینکر پہلے بتا رہے ہیں اور کارروائی بعد میں ہو رہی ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں جب اگر کوئی کسی کو یہ انڈیکیشن دیتا ہے اور بتاتا ہے, پھر تو وزراء بھی کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھیں سب جیل جائیں گے, یہ پکڑے جائیں گے, یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اور پھر اپوزیشن کہتی ہے اور بجا طور پر کہتی ہے کہ جناب انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں. آپ کارروائی کریں لیکن اس کا انتقامی رنگ اگر آپ اس کا زیادہ نمایاں کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ پر تنقید کریں اور کہیں کہ جناب آپ انتقام لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لغاری صاحب ہمیں بڑھنا ہے. ناظرین بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو پھر سیاسی منظرنامے پر ایک نظر ڈالیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین آپ کو بتائیں کہ حکومت کی جانب سے مسلم لیگ نون کو منڈی بہاؤالدین میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملی, لیکن اس کے باوجود مریم نواز صاحبہ اپنے قافلے کے ہمراہ منڈی بہاؤالدین میں جلسہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ بھی کر لیں لیکن جلسہ تو ہم ضرور کریں گے. لغاری صاحب, آپ کو نہیں لگتا یہ کار سرکار میں مداخلت ہے؟ حکومت نے منع کر دیا کہ سیکیورٹی ریزنز ہیں, اس کے باوجود یہ جلسہ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں تو حکومت کو کیا سیکورٹی, اس وقت سیکورٹی ریزن نہیں ہوتے تھے جب ملک میں دہشت گردی ہو رہی تھی اور عمران خان جلسے بھی کر رہے تھے. اچھا, جب باقی پارٹیاں بھی جلسے کر رہی تھیں اور خطرناک ترین قسم کی دہشت گردی میں لوگوں نے سیاسی سرگرمیاں ترک نہیں کی. سیاسی سرگرمیوں سے کسی کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ وہاں کہاں سے وہ ہوتی ہے؟ یہ حکومت نے سوچ کیسے لیا کہ لوگوں کو سیاسی سرگرمی سے روکا جائے؟ یہ کیسے سوچ لیا گیا کہ لوگوں کو جلسہ کرنے سے روک دیا جائے, سیاسی جماعتوں کو جلسہ نہ کرنے دیا جائے یا ریلی نہ نکالنے دیجیے؟ یہ حکومت تو کہتی تھی کہ آئیں اسلام آباد, ہم کنٹینر بھی آپ کو دیں گے, کھانا بھی آپ کو پہنچائیں گے, آپ دیگیں بھی آپ کو پہنچائیں گے. ابھی اسلام آباد کہاں, منڈی بہاؤالدین میں آپ لوگ روک رہے ہیں لوگوں کو کہ سیاسی جلسہ نہ کریں, آپ وہاں پہنچے نہیں. جی سیکورٹی رسک ہے. آپ سیکورٹی رسک تو ہر جگہ پر ہے. سب سے زیادہ سیکورٹی رسک تو ڈی موڈ پر تھا جب آپ آگے بڑھ رہے تھے. آپ پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ گئے تھے, اس وقت سیکورٹی رسک نہیں تھا. جب لوگ پی ٹی وی کے اندر چلے گئے تھے اس وقت سیکورٹی رسک نہیں تھا. جب لوگ ٹارگٹ کر دیے گئے تھے اس وقت سیکورٹی رسک نہیں تھا. سیکورٹی رسک اب ہو رہا ہے. اس وقت کون سی ایسی صورتحال ہے جس پر کہا جائے کہ جناب یہ جلسہ ہم نہیں کرنے دیں گے؟ یہ حکومت کا اقدام انتہائی نامناسب, غیر سیاسی, سیاست کے ساتھ ان کی لا تعلقی اور سیاسی عمل کے ساتھ, سیاسی عمل سے ان کی مخالفت ظاہر ہوتی ہے اور کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی ہے.
انہیں ہر حالت میں سیاسی جلسے کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ لیکن لغاری صاحب ابھی ہوگا کیا؟ پولیس اور یہ جو کارکنان ہیں یہ آمنے سامنے آ جائیں گے؟ یہ حکومت لے کر آئیے نا، یہ حکومت لے کر آئیے۔ اپوزیشن نے جلسے کا اعلان کر دیا تھا، حکومت فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اور کہتی ہے، جس طرح سے کہتی رہی ہے ہم دیگیں پہنچائیں گے، ہم کنٹینر لا کر دیں گے، تو دیتے نا ان کو۔ کیا کوئی خوف ہے ان کے دل میں جس کی وجہ سے کرنے نہیں دے رہا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مریم نواز اگر اپنے بیانے کے ساتھ آگے بڑھیں، اس انداز میں آگے بڑھیں، اور ان کے اوپر جو انہوں نے چادر اوڑھ لی ہے اور جو مظلومیت کی وہ کر رہی ہے، اس نقطہ نظر سے آگے بڑھیں تو ہمارا بیانیہ پٹ جائے گا اور ان کا بیانیہ چل جائے گا۔ اندر سے ایک خوف ہے۔ اب سیاسی مقابلہ کرنے کے بجائے حکومتی جو ہے وہ اس کو استعمال رٹ کو استعمال کر رہے ہیں یا حکومتی طاقت کو استعمال کر رہے ہیں، تو حکومتی طاقت سے کبھی بھی سیاسی آپ چیزوں کو دبا پائے ہیں؟ اس سے پہلے دبا پائے ہیں؟ سیاسی خواہشات نہیں رکتی ہیں۔ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حکومت کو سیاسی سرگرمی سے روکنے کی کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ خود بھی تو کرتے رہے ہیں نا اپوزیشن میں جب تھے۔ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے انہوں نے کہاں جلسہ نہیں کیا؟ کوئٹہ میں جلسہ کیا، کراچی میں جلسہ کیا، پشاور میں جلسہ کیا، حیدرآباد میں جلسہ کیا، سیون میں جلسہ کیا۔ کون سا ایسا مقام ہے جہاں جا کر انہوں نے جلسہ نہیں کیا؟ ہر جگہ جا کر جلسہ کرتے رہے ہیں۔ اور اب اپوزیشن چلی ہے، مریم نواز نکلی ہیں، منڈی بہاؤالدین جا رہی ہیں، اب ان کے لیے پرابلم ہو گئے ہیں، ان کی نیندیں اچاٹ ہو گئی ہیں، اب وہ پریشان ہیں کہ مریم آ رہی ہیں۔ مریم نے کل پریس کانفرنس کی، اب وہ لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں، تو اب نئے انداز میں آ رہی ہیں، نئے روپ میں آ رہی ہیں، لوگ بگڑ جائیں گے، ہم سے جو الگ ہو جائیں گے۔ تو یہ عجیب غریب آپ کی منطق ہے۔ بھئی آپ حکومت میں ہیں، حکومت میں ہوتے ہوئے آپ کسی کو سیاسی عمل سے کیسے روک سکتے ہیں؟ اچھا لغاری صاحب، بلاول بھٹو زرداری نے بھی کل ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسہ کیا تھا، اور آج جس طرح سے مریم نواز صاحبہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ جو عید سے پہلے انہوں نے بات کی تھی تحریک چلائیں گے، تو یہ اسی کی ایک کڑی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں انہوں نے تو 25 جولائی کا ٹارگٹ دیا تھا، اس سے پہلے وہ ماحول بنائیں گے، ظاہر سیاسی جماعتیں ماحول بنائیں گی اور ماحول سازی کی طرح نکلی ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں رات بلاول نے تقریر کی اور انہوں نے ایک جلسہ کیا، اور اب یہ جو ہے منڈی کی طرف جا رہے ہیں۔ جلسہ اس جگہ پر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، وہ پہنچ پاتی ہیں نہیں پہنچ پاتی ہیں، ان کو روک لیا جاتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، یا پولیس اور لوگ جو ہیں وہ آمنے سامنے جاتے ہیں۔ ماسٹرز کے درمیان اور سیاسی کارکنوں اور ریاست کے جو سیکورٹی ادارے ان کے درمیان اگر کوئی صورتحال کشیدگی کی پیدا ہوتی ہے تو حکومت کو تو اتنی بھاری ذمہ داری اپنے گلے میں نہیں ڈالنی چاہیے تھی۔ شاید جلسہ کرنے دیتے، جلسے کر کے مریم نواز آگے بڑھ جاتی، کون سا مسئلہ ہوتا؟ آپ خود اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، آپ کے اندر کوئی خوف بیٹھ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ اس طرح کے مسائل پیدا کر رہے ہیں اپنے لیے۔ بالکل۔ اچھا لغاری صاحب، اسپتالوں کو واپس لینے کے لیے سپریم کورٹ نے وفاق کو ہدایت دی تھی، لیکن اب حکومت نے اسپتالوں کا انتظام واپس نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ ایک اور یو ٹرن ہے حکومت کا، کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ فیصلہ کن حالات میں ہوا مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن وہ فیصلہ آئین کے مطابق نہیں تھا۔ آئین نے کنکرنٹ لسٹ کے ذریعے جو سبجیکٹ صوبوں کو منتقل کیے ہیں وہ مرکز کو نہیں دے جا سکتے۔ ہیلتھ کے یہ ادارے مرکز کو منتقل نہیں ہونے چاہیے تھے، وفاق کے پاس نہیں جانے چاہیے تھے، اور وفاقی حکومت نے عقل مندی اور سمجھداری کا ثبوت دیا ہے کہ وہ واپس دے رہے ہیں صوبوں کو، اور اس طرح سے انہیں ان کے وفاق نے جو فنڈز روکے ہوئے ہیں وہ بھی ان کو دینے چاہیے تاکہ یہ ہسپتال مناسب طور پر چل سکیں۔ صحیح۔ اچھا لغاری صاحب، وفاقی بجٹ میں ٹیکسوں کی بھرمار پر کراچی تاجر کمیٹی نے 3 روزہ ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ 3 روزہ اگر ہڑتال ہوتی ہے تو اس کے بعد حکومت پریشرائز ہو جائے گی اور جو مطالبات ہیں تاجروں کے وہ مان لیے جائیں گے؟ اس لیے حکومت نے یہ مسائل پیدا کیے ہیں۔ حکومت نے ٹیکسیشن سوچے سمجھے بغیر اپنے ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے کیے ہیں۔ حکومت نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے جن کی زد میں ان کے اپنے لوگوں نے آنا تھا، اس سیگمنٹ کی طرف نہیں بڑھے ہیں۔ آپ نے عام تاجر کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے، عام شہری کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے۔ عام شہری، عام کنزیومر، عام خریدار جس نے جا کر آٹا خریدنا ہے وہ کیسے جا کر آٹا خریدے گا؟ اور آٹے کی قیمت 2 ہفتے پہلے کی اور 2 ہفتے بعد کی آپ سامنے رکھ کر بیٹھے ہیں، آپ کا دل چاہے گا کہ سر پیٹ لیں۔ کس طرح سے لوگ خرید رہے ہیں، سبزیوں کو جا کر دیکھیں، یا دالیں نہیں ملتی ہیں اس قیمت پر جس قیمت پر پہلے مل رہی تھیں۔ آپ نے باقی چیزیں مہنگی کر دی ہیں، کپڑا مہنگا کر دیا، خریداری کی چیزیں آپ نے مہنگا کر دی ہیں۔ لوگوں نے اب جاتے ہیں آؤٹ لیٹس میں جا کر دیکھتے ہیں کہ نئے سال کی کیا چیزیں آئی ہیں، بس ان کو دیکھ کر ایک حسرت پوری کر کے پھر اس کے بعد واپسی کا راہ لیتے ہیں، اور لوگ نہیں خریدتے ہیں اس لیے کہ اب وہ ان کے پاس سکت نہیں رہی ہے۔ اب تاجروں کے پاس کیا ہے؟ جب ان کے پاس گاہک نہیں ہوگا، جب ان کے پاس خریدار نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ وہ بند کر کے بیٹھیں گے کہ بھئی آپ ہی چلائیں اس کو، پھر اب کیا ہوگا؟
अब 3 दिन का कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है, ये पिछले माजी में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि ताजर 3 दिन के लिए अपना कारोबार बंद कर दें। इस हुकूमत ने तो लोगों को इस तरह मजबूर कर दिया है। और टारगेट्स आप किस तरह से, आप गैर मंतकी अंदाज में आप खुद कह रहे हैं कि आप इसकी इकनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, करें ना। इस तरह से तो मसाइल पर आप काबू पाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि इसमें हुकूमत की गलतियां क्या हैं, FBR की गलतियां क्या हैं, टैक्स करने वाले, कलेक्ट करने वाले इदारों की गलतियां क्या हैं, उनकी करप्शन क्या है, उनकी लूट मार क्या है, किस तरह से लूट मार होती है, किस तरह से लोगों से पैसा लेकर आप घमंड कर लेते हैं, आप खा लेते हैं, आप गसब कर लेते हैं, और न तो सरकार के खजाने में चीज़ें जाती हैं, न लोगों के पास जाती हैं, नहीं रहने दी जाती हैं। ये हमारा पूरे का पूरा सिस्टम सड़ांध उठ रही है, उससे बदबू उठ रही है, और लोग उससे बेजार आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं। आपने एक और मुसीबत के तौर पर उन पर लाद दिया है। ये सारी चीज़ें लोगों को कबूल नहीं हैं। आप लोगों के साथ आप रिलैक्सेशन करते, आप लोगों को, आम आदमी को टारगेट ना करते। आप तो अपने नारों की बुनियाद पर गए, तो हम रुलाएंगे, तो आप रुला रहे हैं लोगों को। लगारी साहब, शब्बर ज़ैदी साहब ने कहा है कि ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, तो 3 रोज़ा हड़ताल के बाद दूर करेंगे, पहले ही मुतालिबात नहीं उनके मान लेने चाहिए? 11 मुतालिबात हैं उनके। मैं कहता हूं कि आप उनके साथ बैठें तो सही, आप उनके साथ निगोशिएट तो करें, आप बताएं तो सही उनको। आपने जो काम 10 दिन के बाद करना है वो 10 दिन पहले कर लें। आपने जो गलतियां की हैं उनकी इस्लाह करें और उन्हें ठीक करें। मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो जाती है तो जो अंडरग्राउंड इकोनॉमी चल रही है वो बंद हो जाएगी, जो काला धन है वो ख़त्म हो जाएगा। आपने पूरी कोशिश के बावजूद भी आप इतना कुछ नहीं कर सके हैं। आप एमनेस्टी देकर, फिर एमनेस्टी देकर, फिर एमनेस्टी देकर आप कुछ नहीं हासिल कर सके हैं। आप, असल बात यह है कि एक आप डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को राइज करें और लोगों को बताएं। मैं जिन चीज़ों पर टैक्स देता हूं, अगर वो सारा टैक्स जमा करके जाकर हुकूमत को पेश करता हूं और ये भी बताता हूं मैं इनकम टैक्स पे करता हूं, तो हुकूमत को वो पैसे मुझे वापस करने होंगे। अगर हुकूमत ने मुझसे टैक्स लिया है और उससे ज़्यादा मैं टैक्स हुकूमत को अदा कर चुका हूं, तो इस तरह से डॉक्यूमेंट होने से तो आपका एक तो मुझे देने पड़ जाएंगे, लेकिन आप उससे जाकर ले सकेंगे जो टैक्स नहीं देता है, जिसने टैक्स छुपाया हुआ है, आप उससे जाकर टैक्स लेंगे। ये उस तरफ नहीं जा रहे, इसलिए कि सारे टैक्स छुपाते हैं। करप्शन के पैसे छुपाए जाते हैं, आप जो है वो चोर बाजारी के पैसे छुपाए जाते हैं, स्मगलिंग के पैसे छुपाए जाते हैं, आप जो पैसे छुपा लेते हैं, काला धन होता है उसको छुपा लेते हैं। और आपको बताते चलें कि वफाकी बजट में टैक्सों की जो भरमार है उस पर ताजिर बरादरी ने 3 रोज़ा एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। लगारी साहब, अब लग तो रहा है इमरान इस्माइल साहब जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, लग रहा है कि उनके मुतालिबात मान लिए जाएंगे। इमरान इस्माइल साहब क्या FBR के चेयरमैन? क्या इमरान इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना है? क्या इमरान इस्माइल साहब मुशीर ख़जाना है? क्या उनके पास हुकूमत के मालियाती इख्तियारात हैं? सही। वो वफाक के नुमाइंदे हैं, सिंध के अंदर सेरेमोनियल अख्तियारात हैं, वो एक स्टैंप लगाने वाली हस्ती हैं। उनका क्या काम है? इस तरह से वो लोगों के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, मुतमईन कर सकते हैं, फैसले तो नहीं कर सकते। अच्छा लगारी साहब, मकबूजा कश्मीर में बुरहान वानी के यौम शहादत पर कल यानी पीर को मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? मुकम्मल हड़ताल होगी, लोग वहाँ पर घरों से नहीं निकलेंगे। अगर निकलेंगे तो एहतजाज की सूरत में, मुजाहरों की सूरत में, नाराज़गी की सूरत में, गुस्से की सूरत में, और लोगों के अंदर एक इश्तियाल होगा, गुस्सा होगा, आज़ादी की तड़प होगी, आज़ादी की ख्वाहिश होगी, और लोग अपने आज़ादी के मुतालबे के साथ बाहर निकलेंगे और कामयाबी हासिल करने के लिए जद्दोजहद के अज़्म के साथ उठेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से कल अगले हफ्ते अब आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नज़ीर लगारी और महाविश तबस्सुम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।